नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। यूपी के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमले के आरोपी के घर से मिली पेन ड्राइव में आतंकी हाफिज सईद के वीडियो मिलने से उसका पाकिस्तान कनेक्शन होने के संकेत मिले। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से खुदाई करते हुए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश शुरू हो गई और 4 दिन तक चले सीज फायर के बाद किसी भी वक्त हमास और इजरायल के बीच दोबारा जंग छिड़ सकती है। बड़ी खबर आई सलमान खान को जान से मारने की धमकी से जुड़ी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर अभिनेता सलमान खान की हत्या की खुली धमकी दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में पंजाबी गायक के घर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते हुए खुली धमकी दे दी और साफ कहा कि अगर सलमान खान ने बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगी तो उन्हें गोली मार दी जाएगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रह रहे हों। कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर गोलीबारी की घटना और सलमान को मिली धमकी के बाद पंजाब से लेकर मुंबई तक हड़कंप मच गया। इससे पहले भी कई बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। पंजाब में पिछले साल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब से लेकर कनाडा तक गैंग वॉर की कई घटनाएं हो चुकी हैं और उसी गैंग वॉर में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल भी निशाने पर आ गए। कनाडा के वैंकूवर में गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बने फेसबुक अकाउंट से इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट की गई, जिसमें दावा किया गया कि कनाडा के वैंकूवर में गिप्पी ग्रेवाल के बंगले पर फायरिंग उसके गुर्गों ने ही की। पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी की खबर से कनाडा से लेकर पंजाब तक हड़कंप मच गया। और न्यूज 18 से बातचीत में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल ने खुद गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी दी। घर मेरा वेस्ट वैंकूवर में है, वहां पे हुई है, तो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। घर पर फायरिंग की घटना के बाद गिप्पी ग्रेवाल ने लॉरेंस गैंग से दुश्मनी और सलमान खान से दोस्ती पर भी सफाई दी, क्योंकि गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई नाम के फेसबुक प्रोफाइल से न सिर्फ इसकी जिम्मेदारी ली गई बल्कि एक्टर सलमान खान को भी जान से मार देने की खुली धमकी दी गई, जिसके बाद कनाडा से लेकर मुंबई तक सनसनी फैल गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बने फेसबुक प्रोफाइल पर की गई पोस्ट में साफ लिखा गया कि सलमान खान को दुनिया की कोई ताकत लॉरेंस गैंग से नहीं बचा सकती, चाहे वो कहीं भी रहें। यानी सलमान खान को मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस गैंग ने गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी के बाद फिर से अपनी धमकी दोहराई। तो सलमान खान है, बिल्कुल मारेंगे इसको, और अगर इसको बचना है तो बिल्कुल बिश्नोई समाज है मुकाम जाकर ये माफी मांग ले। पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर गोलीबारी के बाद लॉरेंस गैंग ने सलमान खान और उनसे जुड़े सभी लोगों को धमकी दे दी, जबकि गिप्पी ग्रेवाल ने सफाई दी कि सलमान से उनकी किसी भी तरह की कोई दोस्ती नहीं है। मेरा कोई लेन देन ही नहीं है, ना कोई दोस्त है, या तो वो ना बहुत दोस्त है, मेरी फ्रेंडशिप है, या उसका गुस्सा चला जा रहा है। गिप्पी ग्रेवाल के मुताबिक मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान सलमान खान से उनकी मुलाकात हुई थी। गिप्पी के घर पर गोलीबारी के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने सलमान खान और गिप्पी की नजदीकियों का जिक्र किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद पंजाब से लेकर मुंबई तक पुलिस अलर्ट हो गई, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 बार तो हमले की कोशिश नाकाम भी हो चुकी। कनाडा में बैठे लॉरेंस गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने भी सलमान को मारने की खुली धमकी दी थी। हालांकि लॉरेंस गैंग की धमकियों के बीच सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों के जरिए सलमान खान को आए दिन धमकी देता रहता है। 1998 में जोधपुर में काले हिरण के शिकार को लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बताया जाता है। जोधपुर का बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने गुरु भगवान जम्बाजी का अवतार मानता है और वो उसकी पूजा करते हैं। लेकिन 1998 में सलमान खान पर जोधपुर में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है और उन्हें बार बार बिश्नोई समाज से माफी मांगने और जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन कनाडा के वैंकूवर में गोलीबारी से पंजाब पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक भले ही लॉरेंस बिश्नोई
तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क पंजाब से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है और वो एक एक करके अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। और पिछले साल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी उसी का नतीजा थी। मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई, जिसके कुछ ही घंटों बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी माना जाता है, या यूं कह लीजिए कि वो लॉरेंस का राइट हैंड माना जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराध के पूरे नेटवर्क को चलाता है। चेहरा बदलने में माहिर गोल्डी बराड़ के खिलाफ 1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया जा चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के एक इशारे पर उसका ये सबसे खास गुर्गा 7 समंदर पार से हिंदुस्तान में गैंग वॉर और हत्याओं को अंजाम दिलवा देता है। बड़ी खबर आई है उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े दुश्मन बम्बीहा गैंग से जुड़ी हुई भी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कनाडा में बम्बीहा गैंग के नए मुखिया की ताजपोशी हुई। सूत्रों ने बताया कि गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया को बम्बीहा गैंग का नया सरगना बनाया गया, जो हरियाणा के पलवल का रहने वाला बताया जाता है और इस वक्त कनाडा में मौजूद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 25,000 का इनामी नीरज फरीदपुरिया बम्बीहा गैंग का सबसे कम उम्र का गैंगस्टर है और कनाडा में रहकर गैंग को ऑपरेट करता है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टक्कर देने के लिए हरियाणा में बम्बीहा गैंग में नए लड़कों की भर्ती भी शुरू हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बम्बीहा गैंग की एक साल में ताबड़तोड़ 7 बड़ी वारदात ने दिल्ली और हरियाणा में बड़ी दहशत फैला दी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भारत से कनाडा भाग चुके नीरज फरीदपुरिया को गैंग का सरगना बनाए जाने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि लॉरेंस गैंग के साथ पंजाब से लेकर कनाडा तक गैंग वॉर तेज हो सकती है, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीरज फरीदपुरिया ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने और लॉरेंस गैंग को जड़ से खत्म कर देने की कसम खाई है। हरियाणा के पलवल के रहने वाले नीरज फरीदपुरिया पर 25,000 का इनाम घोषित है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीरज फरीदपुरिया बम्बीहा गैंग का सबसे कम उम्र का गैंगस्टर है। 2012 में एक मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 2015 में हत्या के एक मामले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि कोरोना के दौरान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो दुबई के रास्ते कनाडा भाग गया था और वहां पर छिपकर रह रहे बम्बीहा गैंग के गुर्गों से मुलाकात की, जिसके बाद उसने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसकी मदद से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फिरौती और हत्या की कई वारदात को उसने अंजाम दिया। हालांकि इस दौरान उसके गुर्गों और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के बीच कई बार गैंग वॉर की खबरें भी सामने आई। कनाडा में बैठकर ऑपरेट करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच दुश्मनी करीब 13 साल पुरानी है और इन 13 साल में दोनों गैंग के बीच कई बार खूनी गैंग वॉर हो चुकी है। पंजाब के मोगा जिले के बम्बीहा गांव के रहने वाले दरविंदर सिंह सिद्धू ने अपने गांव के नाम पर बम्बीहा गैंग की शुरुआत की थी। दविंदर एक कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन 2010 में गांव में 2 गुटों में हाथापाई के दौरान एक शख्स की मौत हो गई और उसी मामले में उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो जेल में ही कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और वहां से निकलने के बाद उसने अपना गैंग बढ़ाया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती देने लगा। लेकिन 9 सितंबर 2016 को बठिंडा जिले के रामपुरा के पास दविंदर बम्बीहा को एक मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने मार गिराया। लेकिन इसके बाद बम्बीहा गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बम्बीहा गैंग दविंदर सिंह के एनकाउंटर के पीछे लॉरेंस गैंग को जिम्मेदार मानता है। पिछले साल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने दोनों गैंग में दुश्मनी की आग में घी का काम किया। नतीजा ये रहा कि दोनों गैंग के बीच हुई वारदात से पंजाब से लेकर कनाडा तक की पुलिस हिल गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग लॉरेंस गैंग ने अगस्त 2021 से ही कर दी थी। बम्बीहा गैंग और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी में 1 या 2 नहीं, बल्कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पंजाब के मोहाली में 7 अगस्त 2021 को लॉरेंस गैंग के करीबी विक्की मित्तू खेड़ा की हत्या हो गई और आरोप बम्बीहा गैंग पर लगा। लॉरेंस गैंग ने आरोप लगाया कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुन प्रीत ने मित्तू खेड़ा के शूटरों को पनाह दी थी। इसके बाद 14 मार्च 2022 को बम्बीहा गैंग ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नागल की हत्या कर दी, जिसके बाद लॉरेंस गैंग बुरी तरह बौखला गया और बदला लेते हुए 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देकर उसकी जिम्मेदारी ली। ये सारी घटनाएं बिश्नोई और बम्बीहा गैंग की आपसी दुश्मनी का नतीजा थी।
उधर बड़ी खबर आई यूपी के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमले के आरोपी से जुड़ी हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले के आरोपी लारैब हाशमी ने पूछताछ में यह बात कबूल की कि वो पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से बहुत प्रभावित था और इंटरनेट पर उनके कई वीडियो वो लगातार देखता था। यही नहीं, खबर है कि आरोपी लारैब हाशमी के घर से पुलिस ने जो पेन ड्राइव बरामद की उसमें मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भी कई वीडियो हैं। यानी इस वारदात के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। आरोपी लारैब हाशमी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसके घर पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी चल रही है। 3 दिन पहले लारैब हाशमी ने प्रयागराज में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमले की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को अपना रोल मॉडल मानता था। और 3 दिन पहले की इस वारदात के बाद आरोपी लारैब हाशमी ने जो वीडियो बनाया था उसमें भी उसने पाकिस्तान के उसी मौलाना का नाम लिया था। लारैब के मुताबिक वो इंटरनेट पर खादिम हुसैन रिजवी के भाषणों को लगातार देखता और सुनता था। यही नहीं, उस वीडियो में आरोपी धार्मिक नारे लगाता भी सुनाई दिया था। जो नारे लगा रहे थे कहां से देखे थे? गुस्ताख लोग थे, उनके लिए गुस्सा चढ़ा था। इस मामले की जांच में जुटी यूपी एटीएस की टीम ने जब लारैब हाशमी के घर की तलाशी ली तो उसे एक पेन ड्राइव मिली। खबर है कि उस पेन ड्राइव में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के कई वीडियो थे। यानी पाकिस्तान के मौलाना के अलावा लारैब हाफिज सईद के भी वीडियो देखता था। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेट पर उसकी दिलचस्पी इजराइल और हमास की जंग में भी थी और वो लगातार इस जंग से जुड़े अपडेट लेता रहता था। और वारदात वाले दिन भी आरोपी ने पाकिस्तानी मौलाना के समर्थन में नारे लगाए थे। 3 दिन पहले हुई इस घटना ने प्रयागराज समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि आरोपी लारैब हाशमी ने दिन दहाड़े बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला किया था। उसने धारदार हथियार से वार कर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। उस घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी हथियार लेकर सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक बस कंडक्टर पर हमला करने के बाद भागने के दौरान किसी ने उसका वीडियो बनाया था, लेकिन वहां से फरार होने के बाद लारैब ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने हमले की बात कबूल की थी। यही नहीं, उस वीडियो में वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का भी जिक्र करता नजर आया था। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। हालांकि वारदात वाली जगह से कुछ किलोमीटर दूर ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जिस तरह से उसने पाकिस्तानी मौलाना से प्रभावित होने की बात कबूल की और बाद में धार्मिक नारे लगाए, उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि लारैब का आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है। और इसी बात ने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और आतंकी हाफिज सईद के वीडियो देखकर ही लारैब ने 3 दिन पहले इस हमले को अंजाम दिया था। और माना जा रहा है कि इन वीडियो को देखकर ही लारैब के मन में कट्टरता बढ़ गई। दावा है कि पूछताछ में लारैब ने यह माना कि वो लगातार जिहाद के वीडियो देख रहा था और यहाँ तक कि उसने इन वीडियो को देखकर ही गला काटने की प्रैक्टिस भी की थी। यानी ये सेल्फ रेडिकलाइजेशन है जिसमें कुछ देखकर या पढ़ सुनकर ही लोग इतने कट्टर हो जाते हैं कि वो मरने मारने पर तुल जाते हैं। दावा किया जाता है कि आतंकी संगठन ISIS ने इसका खूब इस्तेमाल किया था। वो युवाओं को बरगलाने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो का सहारा लेता था और इसके जरिए आतंकी किसी भी आदमी को सीधे तौर पर ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि वो अपनी बातों से उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर देते हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और आतंकी हाफिज सईद के वीडियो देखकर लारैब की भी विचारधारा बदल गई और तभी उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। और इसी बात पर जांच एजेंसियां अलर्ट हैं। हालांकि आरोपी लारैब हाशमी के किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन जानकारी मिली कि उसकी दिलचस्पी पाकिस्तान के मौलानाओं और आतंकियों के वीडियो देखने में थी। और इसकी जांच के लिए यूपी एटीएस की टीम प्रयागराज के हाजीगंज इलाके में पहुंची, जहां आरोपी लारैब हाशमी का घर है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने कई घंटों तक वहां तलाशी ली और इस दौरान लारैब के कमरे से कई धार्मिक ग्रंथ जब्त किए गए। खबर है कि इस कार्रवाई के तहत यूपी एटीएस ने लारैब के पिता और मां से भी लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने पेन ड्राइव के अलावा एक कंप्यूटर, 3 डायरियां और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। दावा है कि लारैब का परिवार पहले दिल्ली में रहता था, बाद में वो प्रयागराज शिफ्ट हो गया था। खबर है कि जांच टीम जब लारैब के घर हाजीगंज पहुंची तो उसके घर वालों ने गेट खोलने से मना कर दिया, जिसके बाद यूपी एटीएस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद ली
और ग्राम प्रधान के आने पर ही लारेब के घर वालों ने गेट खोला, तब जाकर जांच टीम आरोपी के घर में दाखिल हो सकी। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में लारेब के 3 दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है और उनके भी फोन जब्त कर लिए गए हैं, ताकि लारेब के बारे में जांच टीम और जानकारी जुटा सके। क्योंकि बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने के बाद जिस तरीके से धार्मिक नारेबाजी की गई, उसने किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया। और इसी बात को लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट हैं, क्योंकि लारेब ने हमला करने के बाद जिस पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का नाम लिया, वो तहरीक लब्बैक नाम के संगठन के संस्थापक थे। और लारेब ने जो वीडियो जारी किया था, उसमें उसने लब्बैक शब्द का भी इस्तेमाल किया। इसीलिए इस वारदात ने राजस्थान के उदयपुर में पिछले साल हुई 28 जून की घटना याद दिला दी। पिछले साल कन्हैया लाल की हत्या करने वाले आरोपियों ने भी लब्बैक के नारे लगाए थे। इस बीच प्रयागराज के उस इंजीनियरिंग कॉलेज ने लारेब को सस्पेंड कर दिया, जहां वो बीटेक का छात्र था। यही नहीं, कॉलेज प्रशासन ने उससे जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी, जो अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपेगी। कभी भी हाव भाव से नहीं पता चला कि वो इस तरह के नेचर का, जिहादी नेचर का बच्चा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कॉलेज के गेट के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया। उस वक्त बस में कई दूसरे छात्र भी बैठे थे, लेकिन बस कंडक्टर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के बाद लारेब भाग निकला था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी लारेब हाशमी को पकड़ने के बाद पुलिस उस हथियार को बरामद करने में जुट गई, जिससे उसने बस कंडक्टर पर हमला किया था। लेकिन खबर है कि जैसे ही पुलिस लारेब को लेकर प्रयागराज के एक इलाके में पहुंची, उसने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया था। पुलिस के मुताबिक लारेब ने वहां पहले से ही दूसरा हथियार छिपा कर रखा था, जिसके जरिए उसने हमला कर दिया। हालांकि पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। यानी पुलिस का कहना है कि वो पुलिस पर हमला कर वहां से भागने की फिराक में था। लेकिन पुलिस की चौकसी की वजह से उसका प्लान फेल हो गया था। और इसके बाद पुलिस टीम आनन फानन में उसे उसी अस्पताल लेकर गई, जहां बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा का इलाज चल रहा है। यूपी पुलिस ने आरोपी लारेब हाशमी से पूछताछ के लिए अलग से एक टीम बनाई है, जो लारेब के अलावा उसके घर वालों और उससे जुड़े लोगों से भी सवाल करेगी। क्योंकि इस घटना के बाद प्रयागराज में बस कर्मचारी दहशत में आ गए थे। खासकर उस बस में सवार लोगों की हालत खराब हो गई, जिसके कंडक्टर पर हमला किया गया। और पुलिस के मुताबिक ये पूरा विवाद बस किराए को लेकर हुआ था। आरोप है कि लारेब अपने बचे हुए पैसे मांग रहा था, तभी बस कंडक्टर ने उसके दोस्तों के सामने ही उसकी बेइज्जती कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई थी कि आरोपी लारेब ने धारदार हथियार ही निकाल लिया था और उसने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला कर दिया था। लारेब ने आरोप लगाया कि बस कंडक्टर ने उसके धर्म के खिलाफ कुछ बातें कही थीं, जिस पर वो भड़क गया था। इस हमले के बाद पुलिस ने गंभीर हालत में हरिकेश विश्वकर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने वहां के बस कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा देने के साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। उधर बड़ी खबर आई इजरायल और हूथी लड़ाकों के बीच बढ़े तनाव को लेकर। लाल सागर में हूथी लड़ाकों ने इजरायल के एक जहाज को अगवा करने का दावा कर दिया। हालांकि वहां तैनात अमेरिका की सेना ने उन पर पलटवार किया और उन्हें जहाज अगवा करने से रोक लिया। इस दौरान हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, लेकिन मिसाइलें समंदर में गिर गईं और अमेरिका का युद्धपोत तबाह होने से बच गया। लेकिन लाल सागर में हूथी लड़ाकों ने इजरायल की सेना की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि लाल सागर में एक और तेल टैंकर के हाईजैक होने से हड़कंप मच गया, जिससे इजरायल की सेना को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। और माना जा रहा है कि इस बार भी हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजरायल को घेरने की कोशिश की, क्योंकि यमन के हूथी लड़ाके हमास से छिड़ी जंग के बाद लगातार इजरायल को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। दावा किया गया कि इजरायल के एक और तेल टैंकर को लाल सागर में अगवा कर लिया गया और तेल टैंकर के हाईजैक होने की खबर ने इजरायल की सेना की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने कुछ दिनों पहले ही धमकी दी थी कि वो लाल सागर में इजरायल की फौज को चैन से बैठने नहीं देंगे और लाल सागर से होकर गुजरने वाले इजरायल के जहाजों पर उनका ही कब्जा होगा। इसलिए ये माना जा रहा है कि उन्होंने लाल सागर में इजरायल के एक और तेल टैंकर को अगवा कर उसकी सेना में खौफ पैदा करने की कोशिश की। लेकिन लाल सागर में तैनात अमेरिका की सेना ने हूथी लड़ाकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहां सैनिकों ने समंदर में हूथी लड़ाकों पर पलटवार किया और तेल टैंकर को अगवा होने से बचा लिया। लेकिन इस दौरान हूथी लड़ाकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया।
जिसमें समंदर से घातक मिसाइलें दुश्मन के ठिकाने पर हमले करती नजर आईं। ऐसा लगा जैसे एक ही झटके में हूथी विद्रोही लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों को नेस्त नाबूद कर देंगे, क्योंकि दावा किया गया कि हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के युद्धपोत पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। लेकिन वहां तैनात अमेरिका के सैनिकों ने हूथी विद्रोहियों के हमले को नाकाम कर दिया और अमेरिका के युद्धपोतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका की सेना के मुताबिक हूथी लड़ाकों की ओर से दागी गई दोनों बैलिस्टिक मिसाइलों को उसके युद्धपोत ने ट्रैक कर लिया था, लेकिन दोनों मिसाइलें काफी दूर जाकर समंदर में ही गिर गईं। असल में हूथी लड़ाकों को मात देने के लिए अमेरिका ने वहां अपना खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस मेसन तैनात कर रखा है, जो दुश्मन के जहाजों को पल भर में तबाह कर सकता है। इसलिए हूथी लड़ाके भी लाल सागर में अमेरिका और इजरायल को घेरने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, हूथी लड़ाकों ने कुछ दिनों पहले ही एक जहाज को अगवा करने के बाद इजरायल को बड़ी चेतावनी भी दी थी और यह दावा किया था कि उन्होंने इजरायल के जहाज को ही हाईजैक कर लिया। हूथी लड़ाकों ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए जहाज को अगवा करने का वीडियो भी जारी किया था और उस वीडियो में समंदर के बीच जा रहे एक जहाज का एक हेलीकॉप्टर पीछा करता नजर आया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के उस जहाज पर उतरते ही उसमें मौजूद कुछ नकाबपोश लोग बंदूकों के साथ नीचे उतरे और उस जहाज पर चारों तरफ फैल गए। कुछ ही देर में हथियारों के दम पर उन लोगों ने उस जहाज को अगवा कर लिया था और ताल ठोकी थी कि उनके कब्जे में इजरायल का एक जहाज आ गया। हालांकि इजरायल ने हूथी लड़ाकों के दावों को सिरे से नकार दिया था और दावा किया कि वो जहाज उनका नहीं है। लेकिन इस घटना ने इजरायल के कान जरूर खड़े कर दिए, क्योंकि दावा है कि ईरान के इशारों पर ही हूथी लड़ाके लाल सागर में इजरायल और अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक जहाज हाईजैक करने में ईरान के टॉप कमांडर अब्दुल रजा शहलाई ने हूथी लड़ाकों की मदद की थी। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह के साथ हूथी लड़ाकों के जरिए भी इजरायल को आंख दिखा रहा है। भले ही वो सीधे तौर पर इजरायल की सेना पर हमले न कर रहा, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से ही वो हमास और हिजबुल्लाह का खुलकर समर्थन कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि वो किसी भी कीमत पर इजरायल को घुटनों पर लाना चाहता है। इसलिए ईरान हूथी लड़ाकों को भी उसके खिलाफ भड़का रहा है, ताकि हर तरफ से जंग में घिरी इजरायल की सेना मुश्किलों में पड़ जाए और इसका फायदा ईरान उठा सके, क्योंकि ईरान की इजरायल के साथ अमेरिका से भी दुश्मनी है। इसलिए वो दोनों देशों के दुश्मनों का साथ दे रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर हमास और इजरायल की लड़ाई से ईरान ने दूरी नहीं बनाई तो ये जंग और तेज हो सकती है। लेकिन ये जंग थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि लाल सागर अब जंग का मैदान बनता जा रहा है। हूथी लड़ाके ऐलान कर चुके हैं कि वो लाल सागर से गुजरने वाले इजरायल के सभी जहाजों को निशाना बनाएंगे, जो इजरायल की सेना के लिए बड़ी चुनौती बताई जा रही है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों से जंग लड़ रही सेना को एक और खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दावा है कि लाल सागर से हूथी लड़ाके अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया कि वो हमास का साथ देंगे, भले ही गाजा में युद्ध विराम हो, लेकिन हूथी लड़ाके इजरायल की सेना पर अपने हमले जारी रखेंगे। इसलिए इजरायल की सेना पर भीषण युद्ध का एक और खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हूथी लड़ाकों का एक ड्रोन इजरायल के एलर्ट में घुस गया था। मतलब हूथी लड़ाकों ने इजरायल के सुरक्षा कवच माने जाने वाले आयरन डोम तक को चुनौती दे डाली। इसलिए यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हूथी लड़ाके इजरायल के खिलाफ हमास से छिड़ी जंग में खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि हूथी लड़ाकों को मात देने के लिए इजरायल और अमेरिका ने अपने खतरनाक जंगी जहाजों को लाल सागर में तैनात कर दिया, जो हूथी लड़ाकों की घातक मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें समंदर में ही मार गिराएंगे, ताकि इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसे भीषण हमलों के प्लान को नाकाम किया जा सके। क्योंकि हूथी लड़ाकों के ड्रोन ने इजरायल के डिफेंस सिस्टम की आंखों में धूल झोंक दी, जबकि हूथी लड़ाकों के इजरायल पर मिसाइलें दागने के अगले ही दिन इजरायल अलर्ट हो गया था। इसलिए उसने लाल सागर में अपनी नौसेना का युद्धपोत तैनात कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपने एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया था, जो हूथी लड़ाकों से निपटने में इजरायल की सेना की मदद करेगा। इजरायल की सेना के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम की मदद से सैनिकों ने हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को तबाह किया। उधर बड़ी खबर आई सीज फायर के बीच इजरायल की तैयारियों से जुड़ी। खबर है कि इजरायल की सेना ने एक बार फिर हमास पर कहर ढाने की तैयारी शुरू कर दी। इजरायल के सैकड़ों टैंक उत्तरी गाजा से लगने वाली सीमाओं के करीब पहुंच चुके हैं और इजरायल के सैनिकों ने भी गाजा में दोबारा ऑपरेशन शुरू करने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी, क्योंकि 4 दिन के सीज फायर के खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। और दावा है कि इजरायल की कोशिश हमास पर
पहले से भी ज्यादा भीषण हमले करने की, ताकि हमास के खात्मे की जो कसम उसने खाई है वो पूरी की जा सके। और माना जा रहा है कि सीज फायर के दौरान भी इजरायल की फौज हमास पर पलटवार की तैयारी में जुटी रही। सीज फायर खत्म होने से पहले इजरायल की यह तैयारी हमास की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि इजरायल के टैंकों का मुंह एक बार फिर गाजा की तरफ मोड़ दिया गया, जो कुछ ही घंटों में खत्म होने जा रहे सीज फायर के बाद दोबारा हमास के ठिकानों पर बारूद बरसाने के लिए तैयार नजर आए। इतना ही नहीं, इजरायल के पैदल सैनिकों ने भी गाजा में दोबारा कहर ढाने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना और नौसेना भी हमास पर पहले से ज्यादा विध्वंसक हमलों के लिए तैयारी में जुट गई, क्योंकि हमास और इजरायल में हुए समझौते के बाद 24 नवंबर को 4 दिन का जो सीज फायर लगाया गया था उसका आखिरी दिन आ गया। लेकिन इजरायल की तैयारियों से ये साफ है कि 4 दिन की गाजा की शांति के बाद फिर से बम बरसने वाले हैं, क्योंकि दावा है कि सीज फायर के बाद इजरायल जंग की शुरुआत उससे भी विस्फोटक तरीके से करेगा जहां उसने छोड़ी थी। और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसके संकेत दे दिए। एक रोज पहले ही वो अचानक गाजा पहुंच गए और वहां अपने सैनिकों से मुलाकात के दौरान उन्होंने दो टूक कह दिया कि इजरायल की जीत तक ये जंग जारी रहेगी। यानी इजरायल हमास के सफाए से कम कुछ भी नहीं चाहता। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के दौरान उत्तरी गाजा में उस इलाके का दौरा किया जहां उनके सैनिक हमास का नामो निशान मिटा चुके हैं। लेकिन हमास से लड़ाई के बीच नेतन्याहू का गाजा जाना कोई मामूली बात नहीं है। पिछले 2 दशक में ये पहली बार है जब इजरायल का कोई प्रधानमंत्री वहां गया हो, और गाजा की धरती पर कदम रखते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इजरायल की जीत नहीं हो जाती। नेतन्याहू ने पिछले 1 महीने से गाजा में घुसकर हमला करने वाले इजरायली सैनिकों से मुलाकात के दौरान उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें जंग के 3 लक्ष्य बताए, जिनमें पहला गाजा से हमास को खत्म करना, दूसरा हमास की कैद से सभी बंधकों को छुड़ाना और तीसरा गाजा में ऐसी व्यवस्था कायम करना जो भविष्य में इजरायल के लिए खतरा न बने, ताकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर जैसा खौफनाक हमला किया था वैसा हमला करने के बारे में वो दोबारा सोच भी न सके। इजरायल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने सीज फायर के बाद हमले की तैयारियों को लेकर गाजा में अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, और दावा है कि उस बैठक में उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा पर भी जमीनी हमले तेज करने को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि इजरायल की सेना के मुताबिक उत्तरी गाजा में उनके ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में हमास के लड़ाके सुरंगों के जरिए दक्षिणी गाजा की ओर भाग गए। इजरायल के मीडिया के मुताबिक गाजा पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाली एक सुरंग का दौरा किया। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल पर हमले के लिए कर रहे थे, लेकिन इजरायल के सैनिकों ने जमीनी हमले के दौरान कुछ दिन पहले ही उस सुरंग को अपने कब्जे में ले लिया। जंग की शुरुआत से ही हमास की सुरंगें इजरायल के लिए मुसीबत रही हैं, लेकिन दावा किया गया कि सीज फायर के बाद इजरायल की सेना सबसे पहले इन्हीं सुरंगों पर वार करेगी। हालांकि बंधकों की रिहाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास और इजरायल के बीच सीज फायर के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई और उन्होंने सीज फायर का खुलकर समर्थन किया। बाइडेन के मुताबिक हमास की कैद में मौजूद बंधकों की सुरक्षित रिहाई और गाजा में जंग के पीड़ित आम नागरिकों की मदद के लिए युद्ध विराम को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। We will not stop working until every hostage is returned to their loved ones. बाइडेन ने बताया कि सीज फायर को बढ़ाने के लिए वो इजरायल के साथ साथ मिस्र और कतर के भी संपर्क में हैं। मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद भी इजरायल और हमास की लड़ाई में 4 दिन के लिए सीज फायर हुआ। ऐसे में अमेरिका को उम्मीद है कि ये दोनों देश आगे भी कुछ दिन के लिए जंग को रुकवा सकते हैं, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री इस मामले में नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि युद्ध विराम तभी आगे बढ़ सकता है जब हमास हर रोज 10 बंधकों की रिहाई की शर्त पूरी करेगा। नेतन्याहू के मुताबिक जितने दिनों तक 10-10 बंधक छोड़े जाएंगे, इजरायल की सेना उतने दिन तक हमास पर हमले नहीं करेगी। लेकिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि अगर हमास बंधकों को छोड़ना जारी नहीं रखता है तो इजरायल की फौज एक बार फिर पूरी ताकत के साथ गाजा में हमास के ठिकानों पर कहर ढाएगी। हालांकि 4 दिन के सीज फायर के लिए बंधकों की रिहाई की जो शर्त रखी गई थी, हमास ने वो पूरी कर दी।
इसराइल के मीडिया के मुताबिक पिछले 4 दिनों में हमास ने 63 बंधकों को छोड़ दिया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। हमास ने जिन बंधकों को छोड़ा, इसराइल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसराइल के ओफ्किम शहर में तो सैकड़ों लोग इसराइल के झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और बंधकों की गाड़ियों का काफिला देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। जिन बंधकों को छोड़ा गया उनमें इसराइल के अलावा दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। इसराइल के मीडिया के मुताबिक दूसरे देशों के नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच के बाद जल्द ही उनके परिवारों के पास उन्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन इसराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के शिकंजे से छूटे कई बंधकों ने डरा देने वाली आपबीती सुनाई और गाजा में करीब 7 हफ्ते की कैद को भयावह बताया। क्योंकि हमास ने जिन बंधकों को छोड़ा, उन्हें घर भेजने से पहले इसराइल के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। इसराइल के मीडिया के मुताबिक पूछताछ में एक बंधक ने बताया कि हमास की कैद में उन्हें यातनाओं का सामना करना पड़ा। कैद में उन्हें सोने के लिए बिस्तर तक नहीं दिया गया और खाना भी एक दिन छोड़कर दिया जाता था, जिसमें सिर्फ चावल और रोटियां होती थी। यही नहीं, हमास की कैद से छूटे उस बंधक ने यह भी बताया कि शौचालय जाने के लिए उसे घंटों तक इंतजार करवाया जाता था। इसराइल के मीडिया के मुताबिक हमास ने जिन 63 बंधकों को छोड़ा है, उनमें ज्यादातर लोगों का वजन पहले के मुकाबले 2 से 7 किलो तक कम पाया गया। उधर बंधकों को छुड़ाने में हो रही देरी को लेकर इसराइल के तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हुए जिनके परिवार वाले अब भी हमास की कैद में। इसराइल के मीडिया के मुताबिक इस प्रदर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया, उनके परिवार के लोग बैनर पोस्टर लेकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस दौरान उन लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी गुस्सा जाहिर किया और उनके इस्तीफे की मांग की। इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों ने तो गाजा में हो रही तबाही के लिए भी नेतन्याहू को ही जिम्मेदार बताया और आरोप लगाया कि नेतन्याहू सरकार की विफलता की वजह से ही अब तक हमास की कैद से सभी बंधकों को छुड़ाया नहीं जा सका। उधर सीरिया ने आरोप लगाया कि इसराइल ने दमिश्क में उसके एयरपोर्ट और कई दूसरे इलाकों पर मिसाइलें बरसा दी। सीरिया के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि इसराइल ने एयरपोर्ट के रनवे पर ही बम गिरा दिया। एक रोज पहले सीरिया में हुए इसराइल के हमले के बाद दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सारा काम ठप हो गया। एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। सीरिया ने दावा किया कि इसराइल ने मिसाइलें गोलान हाइट्स से बरसाईं। गोलान हाइट्स सीरिया का ही इलाका है, लेकिन वहां इसराइल का कब्जा है और इसराइल की सेना भी वहां तैनात है। सीरिया ने दावा किया कि इसराइल की सेना ने सिर्फ दमिश्क एयरपोर्ट को ही नहीं, उसके कई दूसरे इलाकों पर भी मिसाइलें दागी, लेकिन उसके निशाने पर पूरी तरह सीरिया का एयरपोर्ट ही था। क्योंकि दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बनाकर इसराइल असल में ईरान को झटका देने की कोशिश में जुटा है। इसराइल कई बार यह आरोप लगा चुका है कि ईरान अपने हथियारों को सीरिया में पहुंचाने के लिए इस एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल करता है और उसके हथियारों से भरे विमान सीरिया की सरकार की मदद से एयरपोर्ट पर उतरते हैं। इसराइल का आरोप है कि ईरान के उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह समेत दूसरे चरमपंथी संगठन इसराइल की फौज को निशाना बनाते हैं। इसी वजह से सीरिया के एयरपोर्ट समेत दूसरे ठिकानों पर इसराइल के हमले 7 अक्टूबर के बाद से और भी तेज हो गए। क्योंकि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला होने के बाद ईरान और हिजबुल्लाह दोनों इसराइल की आंखों का कांटा बने हुए हैं। ईरान तो इसराइल के हमास से भी बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है, क्योंकि गाजा के साथ ईरान सीरिया में भी इसराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। माना जा रहा है कि दमिश्क एयरपोर्ट पर तबाही मचाकर इसराइल ईरान की लाइफलाइन को ही काटना चाहता है। क्योंकि सीरिया में इसराइल के एक दो नहीं बल्कि कई दुश्मन हैं। वहां हिजबुल्लाह है, फिलिस्तीन के लड़ाके भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान भी वहां मौजूद है और उसने 1 दशक से ज्यादा वक्त से सीरिया में बैठकर इसराइल की नाक में दम किया हुआ। सीरिया में 2011 से गृह युद्ध छिड़ा है, इसलिए वहां राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखने के लिए ईरान ने अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं। हालांकि ईरान और इसराइल एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, दोनों के बीच लंबा चौड़ा फासला है, लेकिन सीरिया की मदद करने के नाम पर ईरान इसराइल के एकदम पड़ोस में अपनी पैठ बना चुका है। इसी बात का इसराइल को भी डर है। इसराइल सीधा दावा करता है कि ईरान के लड़ाके सीरिया में बैठकर इसराइल के खिलाफ साजिश करते हैं। ईरान के समर्थन वाला हिजबुल्लाह भी सीरिया में काफी एक्टिव है। माना जा रहा है कि हमास से जंग के बीच इसराइल के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे ईरान
और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए ही इजराइल ने पड़ोसी देश सीरिया में भी मिसाइलें बरसाईं। उधर बड़ी खबर आई रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। रूस की राजधानी मॉस्को पर एक साथ 24 ड्रोन और 2 मिसाइलों से हमला बोल दिया गया। एक साथ इतने ड्रोन से हुए हमले के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में खलबली मच गई। शहर में अलर्ट के सायरन बजने लगे। मॉस्को की सुरक्षा में तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। आसमान में उड़ रहे हमलावर ड्रोनों को देखकर मॉस्को के लोगों में खौफ भर गया। मिसाइलों की गरज से लोग कांप गए। हालांकि रूस ने उनमें ज्यादातर ड्रोन और दोनों मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन शहर की इमारतों से टकरा गए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया। मॉस्को पर हुए इस हमले को यूक्रेन के पलटवार की तरह देखा गया, क्योंकि मॉस्को पर हमले से ठीक एक दिन पहले यूक्रेन पर एक साथ 75 ड्रोन से वार किया गया था। तो कहा जा रहा है कि मॉस्को पर एक साथ 2 दर्जन ड्रोन और 2 मिसाइलें दागकर यूक्रेन ने उसी का बदला लिया। क्योंकि जंग के 21 महीने होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब रूस की राजधानी को इस तरह निशाना बनाया गया। मॉस्को पर पहले भी कई बार ड्रोन हमले हुए हैं, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों से वार की उम्मीद तो शायद मॉस्को की सुरक्षा में लगी रूसी सेना को भी नहीं रही होगी। और रूस ने हमेशा की तरह दावा किया कि मॉस्को को बचाने के लिए तैनात डिफेंस सिस्टम ने 24 में से 23 ड्रोन को मार गिराया। लेकिन एक ड्रोन शहर की एक इमारत से टकरा गया। रूस के मुताबिक यूक्रेन की दोनों मिसाइलों को भी मार गिराया गया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हालांकि एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। और मॉस्को पर इस हमले को यूक्रेन के पलटवार की तरह देखा गया, क्योंकि रूस की राजधानी पर हुए हमले से कुछ ही घंटे पहले रूसी सेना ने कीव पर जंग के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला था। और यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाने के लिए एक साथ 75 से ज्यादा ड्रोन भेज दिए थे। यूक्रेन पर हुए इस सबसे बड़े हमले का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो कीव पर हुए हमले का बताया गया। वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान में एक के बाद एक कई बार तेज रोशनी होती नजर आई। यूक्रेन के मुताबिक ये रोशनी ड्रोन के आसमान में ही फट जाने की वजह से हुई। मतलब यह कि कीव के आसमान की सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम ने रूस के शाहिद 136 ड्रोन को हवा में ही ढेर करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस दौरान कीव में खलबली मची रही, अलर्ट के सायरन बजते रहे। हमले के बाद के हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू की टीमें सड़कों पर उतर आईं। दूसरी तरफ यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम अपना काम कर रहे थे। और यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन मार गिराए। लेकिन कीव पर हुए इस हमले के बाद पिछले हफ्ते दिए गए पुतिन के एक बयान पर चर्चा शुरू हो गई, जिसमें पुतिन ने यह कह दिया था कि वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने यह बयान 22 नवंबर को उस वक्त दिया था जब वो G20 देशों की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें पुतिन ने यह कह दिया था कि वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने यूक्रेन की जंग को त्रासदी तक बता दिया था। पुतिन के बयान के बाद ऐसा लगा मानो यूक्रेन की जंग के अब कुछ ही दिन बचे हों। यानी 21 महीनों से चल रहे युद्ध का आखिरी वक्त आ गया। लेकिन उनके बयान के 3 दिन बाद ही कीव पर सबसे बड़ा हमला कर दिया गया और उसका जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी रूस की राजधानी को निशाना बना लिया। माना जा रहा है कि इन दोनों हमलों के बाद जंग की आग धीमी पड़ने की बजाय और भड़क सकती है। उधर बड़ी खबर आई यूरोप के देश द नेदरलैंड से। वहां प्रधानमंत्री गीट विल्डर्स ने अपने देश से मुस्लिम शरणार्थियों को निकालने के संकेत दे दिए। गीट विल्डर्स दुनिया भर में इस्लाम विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान नेदरलैंड्स के लोगों से यह वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो नेदरलैंड्स को इस्लाम मुक्त कर देंगे। और उनके इस बयान ने एक बार फिर यूरोप के देशों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इस्लाम विरोधी छवि रखने वाले गीट विल्डर्स की पार्टी का द नेदरलैंड्स में सरकार बनाना तय है और वो द नेदरलैंड्स के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और इसी वजह से उनके एक बयान ने जबरदस्त खलबली मचा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने देश में रह रहे मुस्लिम शरणार्थियों को देश से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया। Dat de islam een geweldige ideologie is die haat en terreur met zich meebrengt en dus niet bij Nederland hoort. हालांकि इस दौरान उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम शरणार्थियों को निशाने पर लिया, बल्कि नेदरलैंड्स के मुस्लिम नागरिकों को भी जमकर कोसा। गीट विल्डर्स ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के लिए द नेदरलैंड्स के संविधान से ज्यादा जरूरी कुरान की सीख है, उन्हें तुरंत द नेदरलैंड्स छोड़ देना चाहिए। माना जा रहा है कि गीट विल्डर्स ही द नेदरलैंड्स के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं और इसी वजह से उनका बयान बहुत मायने रखता है। लेकिन गीट विल्डर्स सिर्फ यहीं नहीं रुके,
बल्कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नेदरलैंड्स के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और उनके मुताबिक उनके सत्ता संभालते ही द नेदरलैंड्स में मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं होगी। गीत विल्डर्स ने दावा किया कि वो प्रधानमंत्री बनते ही कुछ मामलों में सख्त कदम उठाएंगे और मुस्लिम शरणार्थियों का मुद्दा उनकी लिस्ट में टॉप पर होगा। Dat de islam een geweldige ideologie is die haat en terreur met zich meebrengt en dus niet bij Nederland hoort. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम देश न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में आतंक को बढ़ावा देने का काम करते आए हैं और अगर उन्होंने द नेदरलैंड्स में मुस्लिम शरणार्थियों को पैर पसारने की जगह दी तो वहां का माहौल भी हिंसक हो सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गीत विल्डर्स ने मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह से मोर्चा खोला हो। वो दुनिया भर में इस्लाम विरोधी बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं। यहां तक कि गीत विल्डर्स ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी इस मामले में जमकर बयानबाजी की थी और खुले मंच से इस्लाम विरोधी बयान दिए थे। इससे पहले भी वो कई बार इस्लाम को हिंसा और आतंक को बढ़ावा देने वाला धर्म बता चुके हैं। गीत विल्डर्स हिजाब को ज्यादती का प्रतीक बताने के बाद चर्चा में आए थे और उन्होंने इस दौरान हिजाब पहनने वालों पर टैक्स लगाने की बात तक कह दी थी। हालांकि इसके अलावा भी वो कई मंचों पर इस्लाम और मुस्लिम देशों की मानसिकता पर सवाल उठाते रहे हैं और अब उनका द नेदरलैंड्स का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि उनकी पार्टी विल्डर्स पार्टी फॉर फ्रीडम ने वहां सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन माना जा रहा है कि उनकी इस जीत की खुशी ने यूरोप के देशों को परेशान कर दिया है क्योंकि नेदरलैंड्स में चुनाव के नतीजे ऐसे वक्त पर सामने आए हैं जब गाजा में जारी हमलों की वजह से दुनिया के सभी मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और यूरोप के देशों को भी हमले का डर दिखाया जा रहा है। यूरोप पहले से ही मुस्लिम देशों के समर्थन और विरोध के खेमों में बटा हुआ है और माना जा रहा है कि द नेदरलैंड्स में गीत विल्डर्स की जीत उस खाई को और चौड़ा कर सकती है क्योंकि वो ये साफ कह चुके हैं कि वो द नेदरलैंड्स को इस्लाम से मुक्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने वहां से शरणार्थियों को निकाल देने का ऐलान भी कर दिया है। मतलब उनका रवैया और यूरोप के बाकी देशों की विचारधारा एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती और माना जा रहा है कि इसी वजह से पूरा यूरोप परेशान है क्योंकि आशंका है कि इसका असर केवल नेदरलैंड्स पर नहीं पड़ेगा बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों में भी इस्लाम विरोधी भावनाएं मजबूत हो सकती हैं। स्वीडन और डेनमार्क पहले से ही कुरान के अपमान की घटनाओं से परेशान है और अगर गीत विल्डर्स ने मुस्लिम शरणार्थियों पर सख्त एक्शन लिया तो फिर यह आग यूरोप के बाकी देशों तक भी फैल सकती है। बड़ी खबर आई पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी से जुड़ी। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को सीपीईसी प्रोजेक्ट को बचाने के लिए उसे एक बड़ी रकम देने की धमकी दी। दावा है कि टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तान को सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी कि अगर टीटीपी को चीन और पाकिस्तान की पार्टनरशिप में बनाए जा रहे सीपीईसी प्रोजेक्ट की लागत की 5% रकम न दी गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब सीधे सीधे शब्दों में उसने पाकिस्तान को यह धमकी दे दी कि अगर उसे सीपीईसी प्रोजेक्ट को बचाना है तो उसे टीटीपी को गुंडा टैक्स देना होगा वरना चीन और पाकिस्तान की यह योजना मिट्टी में मिल जाएगी क्योंकि टीटीपी ने खुलेआम पाकिस्तान को यह कह दिया कि जब तक टीटीपी को सीपीईसी प्रोजेक्ट की लागत का 5% हिस्सा नहीं मिलता तब तक पाकिस्तान सीपीईसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाएगा। मतलब एक तरह से टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की सरकार से वसूली की मांग करने लगा जिसके लिए टीटीपी के कमांडर ने बाकायदा ये ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान को सीपीईसी प्रोजेक्ट जारी रखना है तो उसे टीटीपी को ये रकम देनी ही होगी। उस कमांडर ने यह धमकी भी दी कि अगर पाकिस्तान ने टीटीपी की इस शर्त को न माना तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। टीटीपी ने मांग की कि अगर पाकिस्तान की सरकार उसे 33 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 2600 करोड़ दे दे तो वो सीपीईसी पर हमले रोक देगा। ये सीपीईसी प्रोजेक्ट की कुल लागत 660 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 52,000 करोड़ का 5% हिस्सा है। हालांकि टीटीपी ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ये रकम देने को राजी न हुआ तो सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई सड़कों और रेल लाइनों को तबाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा वहां काम पर लगी मशीनों की भी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। और टीटीपी का कहना यह है कि अगर इस वजह से कुछ लोगों की जान गई तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। मतलब उसने सीधे सीधे शब्दों में पाकिस्तान से मोटी रकम वसूलने के लिए उसे धमकाना शुरू कर दिया।
क्योंकि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। पाकिस्तान कई बार इस बात की तरफ इशारा कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर सीपीईसी प्रोजेक्ट को रुकने नहीं देना चाहता। लेकिन चीन और पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट टीटीपी का टारगेट नंबर 1 बना हुआ है। असल में सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान के बीच बनाया जा रहा एक आर्थिक गलियारा है। मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए चीन और पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार हो सकेगा। लेकिन इससे पहले टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर कई बार हमले कर चुका है और अब तो वो खुलेआम पाकिस्तान से ये डील कर रहा है कि अगर उसे सीपीईसी प्रोजेक्ट को बचाना है तो फिर उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और इस बात से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी चिंता में आ गया, क्योंकि उसने पाकिस्तान में बन रहे सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा निवेश किया हुआ और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे टीटीपी की वजह से नुकसान झेलना पड़े। और माना जा रहा है कि इसी डर की वजह से चीन पाकिस्तान से कई बार टीटीपी पर लगाम लगाने की अपील कर चुका है, क्योंकि टीटीपी खुलेआम ये धमकी दे चुका है कि वो चीन और पाकिस्तान की दाल गलने नहीं देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहा ये आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके से होकर गुजरता है। ये वो इलाका है जो आतंकी संगठन टीटीपी का गढ़ माना जाता है। टीटीपी डंके की चोट पर यह कहता आया है कि चीन और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को वो कामयाब नहीं होने देगा। और तो और वो सीपीईसी प्रोजेक्ट की मशीनों और उससे जुड़े लोगों को कई बार टारगेट भी कर चुका है। यही वजह रही कि चीन ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान को सख्त लहजे में ये चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने टीटीपी से निपटने का कोई रास्ता नहीं निकाला तो उसे सीपीईसी प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। और माना जाता है कि चीन की इस धमकी ने पाकिस्तान को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ये कतई नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से चीन के साथ बन रहे इस आर्थिक गलियारे के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि माना जाता है कि पाकिस्तान को सीपीईसी प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है और उसे ये भरोसा है कि चीन के साथ व्यापार करना उसे डूबने से बचा सकता है। मतलब सीधे शब्दों में कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए सीपीईसी सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहता। यही वजह थी कि जब चीन टीटीपी के हमलों पर भड़का था तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस मामले में सफाई देने के लिए बीजिंग पहुंच गए थे। हालांकि टीटीपी ने इसके बावजूद अपने कदम पीछे नहीं लिए और अब माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान से इस मामले में मोटी रकम की डील करना चाहता है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। माना जाता है कि इसीलिए टीटीपी ने पहले भी कई बार पाकिस्तान की इस कमजोर नस पर वार किया ताकि उसे घुटनों पर लाया जा सके। और टीटीपी का दावा है कि वो अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो गया। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान सीपीईसी प्रोजेक्ट को कई बार निशाने पर ले चुका है। कुछ महीनों पहले ही टीटीपी के लड़ाकों ने इस प्रोजेक्ट में लगे करीब 10 इंजीनियरों को अगवा कर उन्हें मार डाला था। इससे पहले वो चीन के नागरिकों की सुरक्षा में तैनात पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी निशाने पर ले चुके हैं। और वो लगातार ये धमकी देता आया है कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में वो चीन का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। और चीन सीपीईसी प्रोजेक्ट के जरिए वहां लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा था और माना जाता है कि चीन को रोकने के लिए ही टीटीपी ने वहां लगातार कई हमले किए। हालांकि अब खबर है कि वो पाकिस्तान सरकार और वहां की फौज से इस मामले में समझौता करना चाहता है, जिसके तहत उसने हमले रोकने के बदले में पाकिस्तान से 33 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 2600 करोड़ रुपयों की मांग की है। उधर बड़ी खबर आई म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध से जुड़ी। खबर है कि चीन की फौज ने म्यांमार की सीमा के पास अभ्यास छेड़ दिया है। यह अभ्यास चीन के शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है। म्यांमार का शासन चला रही वहां की फौज पहले से चीन की समर्थक मानी जाती है और म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध में विद्रोही वहां की सेना पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। इसीलिए म्यांमार सीमा के पास चीन के इस अभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि चीन के इस अभ्यास के पीछे सिर्फ वहां की सेना के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि म्यांमार में मौजूद चीन की कंपनियों और चीन के कारोबारियों की सुरक्षा के लिए ही यह कदम उठाया गया। क्योंकि म्यांमार में सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे विद्रोहियों में चीन के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। खबरें तो यहां तक हैं कि वो 2021 में म्यांमार में हुए तख्ता पलट के लिए भी चीन को ही दोषी मानते हैं। इसीलिए पिछले करीब 1.5 महीने से म्यांमार में भड़की हिंसा के बीच
चीन भी विद्रोहियों के निशाने पर है। चीन के निवेश से बना एक कॉरिडोर तक विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बन चुका है। चीन से म्यांमार को जोड़ने वाले उस कॉरिडोर को चीन ने सैकड़ों करोड़ डॉलर के निवेश से बनाया था, लेकिन विद्रोहियों ने चीन पर गुस्सा निकालने के लिए उस कॉरिडोर को ही तहस नहस कर दिया। इसके बाद चीन से म्यांमार आ रहे ट्रकों के काफिले को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद तो हड़कंप मच गया। भारी भरकम नुकसान तो हुआ ही, डर का माहौल बन गया। काम धंधा ठप होने से ज्यादा नुकसान चीन को लोगों के खौफजदा होने से हुआ, क्योंकि लोगों के डरने की वजह से उसके लिए भविष्य में भी कारोबार करना मुश्किल हो गया। इस घटना के ठीक एक दिन बाद चीन की फौज ने म्यांमार के बॉर्डर पर जंग का अभ्यास शुरू कर दिया। इसलिए माना जाने लगा कि चीन की सेना की कोशिश वहां के विद्रोहियों को डराने की है, ताकि वो चीन के लोगों को निशाना बनाना छोड़ दें। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। तभी से वहां की सेना की मदद से चीन म्यांमार में कारोबार फैलाने में लगा है। म्यांमार में बड़ी संख्या में चीन की कंपनियां भी मौजूद हैं और चीन के कारोबारी भी मौजूद हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा पर खतरा चीन की सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। चीन को डर यह है कि अगर विद्रोहियों की ताकत बढ़ी तो वो म्यांमार में चीन से जुड़ी कंपनियों और लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। इससे भी अहम ये कि अगर म्यांमार का शासन ही विद्रोहियों के हाथ में आ गया तो चीन के सामने वहां से कारोबार समेटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसीलिए चीन की कोशिश विद्रोहियों को कड़ा संदेश देने की है। हालांकि चीन की फौज की एक कार्रवाई ने वहां के विद्रोहियों को और ज्यादा भड़का दिया। खबरों के मुताबिक चीन की फौज ने म्यांमार के नागरिकों पर फायरिंग कर दी। हालांकि यह घटना चीन की सीमा की बताई जा रही है, क्योंकि खबरों के मुताबिक म्यांमार से कुछ लोग भागकर चीन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त लोगों को चीन की सीमा से खदेड़ने और म्यांमार में लौटाने के लिए ये फायरिंग की गई। हालांकि म्यांमार के लोगों के पड़ोसी देशों में भागने की ये कोई अकेली घटना नहीं है। खबरों के मुताबिक म्यांमार के लोगों ने भारत में भी दाखिल होने की कोशिश की। इसकी वजह म्यांमार में तेजी से बिगड़ते हालात और वहां की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चल रहा भीषण संघर्ष। खबरों के मुताबिक म्यांमार की सीमा पर विद्रोहियों और सेना के बीच तगड़ा संघर्ष चल रहा है। विद्रोहियों को लगता है कि देश की सरकार पर कब्जा पाने के लिए सीमाओं पर कब्जा होना जरूरी है। इसीलिए पिछले 10 दिनों से म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भीषण संघर्ष चल रहा है। माना तो यह जा रहा है कि म्यांमार में चल रहा संघर्ष किसी भी दिन अपने अंजाम तक पहुंच सकता है, यानी इस संघर्ष का अंत हो सकता है। खबरों के मुताबिक आधे से ज्यादा म्यांमार पर वहां के विद्रोही कब्जे का ऐलान कर चुके हैं। कई जगहों पर तो म्यांमार की फौज के सरेंडर तक की खबरें आई। हजारों सैनिकों को बंधक तक बनाए जाने की खबरें हैं। लेकिन अब भी कई अहम जगहों पर वहां की फौज की मौजूदगी विद्रोहियों के लिए चुनौती बनी हुई है। माना जा रहा है कि म्यांमार की फौज को सीमा पार से मदद मिलने का इंतजार है। हालांकि ये मदद चीन की तरफ से मिलेगी या म्यांमार के किसी और सहयोगी से, ये अब तक साफ नहीं है। दूसरी तरफ चीन की तरफ से दावा किया जा चुका है कि वो म्यांमार के घरेलू मसले में शामिल नहीं होगा। उधर बड़ी खबर आई चीन में तेजी से फैल रहे रहस्यमयी निमोनिया से जुड़ी। बीते 10 दिन में चीन में रहस्यमयी निमोनिया के मामले इतनी तेजी से बढ़े कि पूरी दुनिया दहशत में आ गई। चीन के कई शहरों में बच्चों के बीमार होने से हाहाकार मचा हुआ। राजधानी बीजिंग में अस्पताल भरे पड़े हैं। तेज बुखार के साथ फेफड़ों में सूजन पैदा करने वाली बीमारी की वजह से हर रोज औसतन करीब 7,000 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक चीन में बच्चों में फैल रही बीमारी कोरोना की तरह ही संक्रामक है, यानी एक से दूसरे में फैलने वाली है। क्योंकि वहां 1 या 2 शहरों में बच्चे इसकी चपेट में नहीं आए हैं, बल्कि ये बीमारी वहां के कई शहरों में तेजी से फैल चुकी है। और इसी वजह से दुनिया भर के देशों के माथे पर पसीना आ गया है कि कहीं कोरोना की तरह बच्चों को बीमार कर रही ये बीमारी चीन से निकलकर दूसरे देशों में न फैल जाए। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक वहां हर रोज औसतन करीब 7,000 बच्चे अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से राजधानी बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पताल बीमार बच्चों से पटे पड़े। बीजिंग के एक सरकारी अस्पताल से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। बच्चों के इलाज के लिए लोग परेशान होकर इधर उधर भागते दिखे। बच्चों को अपनी चपेट में ले रही बीमारी को निमोनिया बताया जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पिछले 10 दिन में चीन में इस रहस्यमयी निमोनिया की चपेट में आए बच्चों की संख्या में करीब दुगना इजाफा हुआ। तेजी से बढ़ रही इस बीमारी ने चीन सरकार के भी होश उड़ा दिए। हालांकि चीन अब भी इस बीमारी को गंभीर संकट नहीं मान रहा, बल्कि वो मान रहा है कि मौसम में हुए बदलाव की वजह से ये फैल रही है और कोविड पाबंदियों में ढील देने को भी एक बड़ी वजह बता रहा है।
लेकिन दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर रखने वाली संस्था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन की इस बीमारी को लेकर पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि इस बीमारी का असर सीधा बच्चों के फेफड़ों पर हो रहा है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चीन से मिली जानकारी के आधार पर WHO ने जानकारी दी कि इस रहस्यमयी निमोनिया की चपेट में आने वाले बच्चों के फेफड़ों में सूजन देखी जा रही है और उन्हें तेज बुखार के साथ खांसी, फ्लू और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। खतरे को भांपते हुए उत्तरी चीन में स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चों को घर से बाहर न निकलने के निर्देश जारी कर दिए गए। चीन में तेजी से फैल रही बीमारी पर भारत भी अलर्ट हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। कनाडा के वैंकूवर में गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बने फेसबुक अकाउंट से इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट की गई, जिसमें दावा किया गया कि कनाडा के वैंकूवर में गिप्पी ग्रेवाल के बंगले पर फायरिंग उसके गुर्गों ने ही की। पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी की खबर से कनाडा से लेकर पंजाब तक हड़कंप मच गया। और न्यूज 18 से बातचीत में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल ने खुद गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी दी। घर मेरा वेस्ट वैंकूवर में है, वहां पे हुई है, तो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। घर पर फायरिंग की घटना के बाद गिप्पी ग्रेवाल ने लॉरेंस गैंग से दुश्मनी और सलमान खान से दोस्ती पर भी सफाई दी, क्योंकि गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई नाम के फेसबुक प्रोफाइल से न सिर्फ इसकी जिम्मेदारी ली गई, बल्कि एक्टर सलमान खान को भी जान से मार देने की खुली धमकी दी गई, जिसके बाद कनाडा से लेकर मुंबई तक सनसनी फैल गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बने फेसबुक प्रोफाइल पर की गई पोस्ट में साफ लिखा गया कि सलमान खान को दुनिया की कोई ताकत लॉरेंस गैंग से नहीं बचा सकती, चाहे वो कहीं भी रहें। यानी सलमान खान को मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस गैंग ने गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी के बाद फिर से अपनी धमकी दोहराई। तो सलमान खान है, बिल्कुल मारेंगे इसको, और अगर इसको बचना है तो बिल्कुल बिश्नोई समाज है, मुकाम जाकर ये माफी मांग ले। पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर गोलीबारी के बाद लॉरेंस गैंग ने सलमान खान और उनसे जुड़े सभी लोगों को धमकी दे दी, जबकि गिप्पी ग्रेवाल ने सफाई दी कि सलमान से उनकी किसी भी तरह की कोई दोस्ती नहीं है। मेरा कोई लेन देन ही नहीं है, ना मुझसे या तो वो ना बहुत दोस्त है, मेरी फ्रेंडशिप है, जहाँ उसका गुस्सा चला जा रहा है। गिप्पी ग्रेवाल के मुताबिक मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान सलमान खान से उनकी मुलाकात हुई थी। गिप्पी के घर पर गोलीबारी के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने सलमान खान और गिप्पी की नजदीकियों का जिक्र किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद पंजाब से लेकर मुंबई तक पुलिस अलर्ट हो गई, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 बार तो हमले की कोशिश नाकाम भी हो चुकी है। कनाडा में बैठे लॉरेंस गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने भी सलमान को मारने की खुली धमकी दी थी। हालांकि लॉरेंस गैंग की धमकियों के बीच सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों के जरिए सलमान खान को आए दिन धमकी देता रहता है। 1998 में जोधपुर में काले हिरण के शिकार को लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बताया जाता है। जोधपुर का बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने गुरु भगवान जम्बाजी का अवतार मानता है और वो उसकी पूजा करते हैं। लेकिन 1998 में सलमान खान पर जोधपुर में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है और उन्हें बार बार बिश्नोई समाज से माफी मांगने और जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन कनाडा के वैंकूवर में गोलीबारी से पंजाब पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक भले ही लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क पंजाब से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है और वो एक एक करके अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। और पिछले साल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी उसी का नतीजा थी। मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई, जिसके कुछ ही घंटों बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी माना जाता है।
या यूं कह लीजिए कि वो लॉरेंस का राइट हैंड माना जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराध के पूरे नेटवर्क को चलाता है। चेहरा बदलने में माहिर गोल्डी बराड़ के खिलाफ 1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया जा चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के एक इशारे पर उसका ये सबसे खास गुर्गा 7 समंदर पार से हिंदुस्तान में गैंग वॉर और हत्याओं को अंजाम दिलवा देता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भारत से कनाडा भाग चुके नीरज फरीदपुरिया को गैंग का सरगना बनाए जाने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि लॉरेंस गैंग के साथ पंजाब से लेकर कनाडा तक गैंग वॉर तेज हो सकती है, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीरज फरीदपुरिया ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने और लॉरेंस गैंग को जड़ से खत्म कर देने की कसम खाई है। हरियाणा के पलवल के रहने वाले नीरज फरीदपुरिया पर 25,000 का इनाम घोषित है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीरज फरीदपुरिया बम्बिहा गैंग का सबसे कम उम्र का गैंगस्टर है। 2012 में एक मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 2015 में हत्या के एक मामले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई। सूत्रों ने बताया कि कोरोना के दौरान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो दुबई के रास्ते कनाडा भाग गया था और वहां पर छिपकर रह रहे बम्बिहा गैंग के गुर्गों से मुलाकात की, जिसके बाद उसने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसकी मदद से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फिरौती और हत्या की कई वारदात को उसने अंजाम दिया। हालांकि इस दौरान उसके गुर्गों और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के बीच कई बार गैंग वॉर की खबरें भी सामने आई। कनाडा में बैठकर ऑपरेट करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच दुश्मनी करीब 13 साल पुरानी है और इन 13 साल में दोनों गैंग के बीच कई बार खूनी गैंग वॉर हो चुकी है। पंजाब के मोगा जिले के बम्बिहा गांव के रहने वाले दविंदर सिंह सिद्धू ने अपने गांव के नाम पर बम्बिहा गैंग की शुरुआत की थी। दविंदर एक कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन 2010 में गांव में 2 गुटों में हाथापाई के दौरान एक शख्स की मौत हो गई और उसी मामले में उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो जेल में ही कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और वहां से निकलने के बाद उसने अपना गैंग बढ़ाया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती देने लगा। लेकिन 9 सितंबर 2016 को बठिंडा जिले के रामपुरा के पास दविंदर बम्बिहा को एक मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने मार गिराया। लेकिन इसके बाद बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बम्बिहा गैंग दविंदर सिंह के एनकाउंटर के पीछे लॉरेंस गैंग को जिम्मेदार मानता है। पिछले साल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने दोनों गैंग में दुश्मनी की आग में घी का काम किया। नतीजा ये रहा कि दोनों गैंग के बीच हुई वारदात से पंजाब से लेकर कनाडा तक की पुलिस हिल गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग लॉरेंस गैंग ने अगस्त 2021 से ही कर दी थी। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी में 1 या 2 नहीं, बल्कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पंजाब के मोहाली में 7 अगस्त 2021 को लॉरेंस गैंग के करीबी विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हो गई और आरोप बम्बिहा गैंग पर लगा। लॉरेंस गैंग ने आरोप लगाया कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुन प्रीत ने मिद्दू खेड़ा के शूटरों को पनाह दी थी। इसके बाद 14 मार्च 2022 को बम्बिहा गैंग ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नागल की हत्या कर दी। इसके बाद लॉरेंस गैंग बुरी तरह बौखला गया और बदला लेते हुए 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देकर उसकी जिम्मेदारी ली। ये सारी घटनाएं बिश्नोई और बम्बिहा गैंग की आपसी दुश्मनी का नतीजा थी। 3 दिन पहले लारेब हाशमी ने प्रयागराज में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमले की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को अपना रोल मॉडल मानता था। और 3 दिन पहले की इस वारदात के बाद आरोपी लारेब हाशमी ने जो वीडियो बनाया था उसमें भी उसने पाकिस्तान के उसी मौलाना का नाम लिया था। लारेब के मुताबिक वो इंटरनेट पर खादिम हुसैन रिजवी के भाषणों को लगातार देखता और सुनता था। यही नहीं, उस वीडियो में आरोपी धार्मिक नारे लगाता भी सुनाई दिया था। जो नारे लगा रहे थे कहां से देखे थे? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चल रहे मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी। सुरंग में 16 दिन से फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से खुदाई शुरू कर दी गई है। इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सुरंग के ऊपर से 35 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग हो चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को टनल के ऊपर से करीब 86 मीटर तक ड्रिल करना है और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि मजदूरों को निकालने में, इस तरीके से निकालने में 3 से 4 दिन का वक्त अभी और लग सकता है।
सिलक्यारा की तरफ से भी ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है, लेकिन अब ड्रिलिंग के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सिलक्यारा की तरफ से 12 मीटर की खुदाई बची है, जिसे हाथों से किया जा रहा है। इसके लिए वहां रैट माइनर्स को बुलाया गया है। रैट माइनर्स वो मजदूर होते हैं जिन्हें संकरी जगहों पर जाकर ड्रिल करने के लिए जाना जाता है। प्रियंका कांडपाल वहां मौजूद हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका, तो अभी रैट उधर सिलक्यारा की तरफ से भी चल रहा है काम, और वर्टिकल यानी ऊपर से बोर करके मजदूरों तक पहुंचने का काम भी चल रहा है। जी बिल्कुल, अभी सिलक्यारा टनल की अगर बात करें तो मैनुअल ड्रिलिंग जो है, जिसको रैट माइनिंग भी हम बोल रहे हैं, वो भी तकरीबन 1 मीटर की हो चुकी है। दरअसल जो कल ऑगर मशीन के ब्लेड्स फंसे, उसके बाद उसका हेड फंस गया था, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मशक्कत लगी और उसके चक्कर में 1.9 मीटर्स पाइप आगे मुड़ गया था, उसको भी काटना पड़ा है। तो उसको माइनस करें अगर, तो उसके हिसाब से भी हम 1 मीटर आगे बढ़ गए हैं। और अब मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो 24/7 यानी कि 24 घंटे चलेगा, लगातार चलेगा। 12 लोगों की टीम है, एक शख्स अगर थक जाता है तो दूसरा उसको रिप्लेस कर रहा है, और लगातार ये काम चल रहा है। साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर किशोर बात करें तो 36 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो गई और 86 होनी है, तो वहां पर भी 50 का सफर है। लगातार दोनों ही ऑप्शंस पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स की उम्मीद यही है कि सिलक्यारा टनल के मुहाने से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है, मजदूर उसी से बाहर आएंगे। किशोर, शुक्रिया प्रियंका आपका। मतलब अब रैट माइनर्स सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग को हाथों से अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि 24 नवंबर को शाम के वक्त अमेरिकी ऑगर मशीन के सामने लोहे का पाइप आने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर की तरफ से सुरंग में छेद करने का काम शुरू किया, ताकि किसी भी सूरत में मजदूरों तक पाइप की सुरंग पहुंचाई जा सके। क्योंकि खबर है कि 16 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ उनमें डर और तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतने दिन बाद भी रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि सिलक्यारा की ओर से तेजी से ड्रिलिंग और पाइप से सुरंग बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार यानी 24 नवंबर को मलबे में सरिया आने की वजह से खुदाई का काम बंद हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने फौरन प्लान बी पर काम करना शुरू किया। इस प्लान के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से पहाड़ का सीना चीर कर मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग में छेद करने का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 86 मीटर की खुदाई की जानी है, और खबर है कि 35 मीटर से ज्यादा की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। इस प्लान के मुताबिक मजदूरों तक पाइप से सुरंग बनाई जा रही है। इसके लिए पाइप को एक के पीछे एक जोड़कर पहाड़ के अंदर धकेला जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग में ऊपर की तरफ से खुदाई करना बेहद खतरनाक और जोखिम भरा है, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान मशीन की कंपन से बड़ी मात्रा में सुरंग में मलबा गिर सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर मजदूरों के साथ रेस्क्यू टीम की मुसीबत भी बढ़ जाएगी। और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञ वर्टिकल ड्रिलिंग को खतरनाक और जोखिम भरा बता रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि डंडाल गांव की ओर से मजदूरों तक पहुंचना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा छेद करके रास्ता बनाने में जुट गई। लेकिन डर यह है कि खुदाई के दौरान मशीन की कंपन की वजह से सुरंग में बड़ी मात्रा में मलबा गिर सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सिलक्यारा की तरफ से 47 मीटर खोदने में करीब 3 दिन लगे थे। ऐसे में ऊपर से ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने में 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है, वो भी तब जब ड्रिलिंग लगातार होती रहे और मलबे में ऐसी चीज ना आए जिससे मशीन को कोई नुकसान हो। हालांकि ड्रिलिंग के दौरान आने वाली इस चुनौती से निपटने के लिए भी रेस्क्यू टीम पूरी तैयारी कर चुकी है। खबर है कि ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा टूटने या फिर फंसने की आशंका को देखते हुए उसे निकालने के लिए पहले से ही वहां कटर मशीन बुला ली गई है, ताकि मजदूरों तक पाइप से बनाई जा रही सुरंग का काम बंद ना हो। विशेषज्ञ बताते हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से की जा रही खुदाई सामने की तरफ से की जाने वाली खुदाई से धीमी होती है। मतलब मजदूरों तक पहुंचने के लिए टनल के ऊपर पहाड़ में छेद करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस काम को सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड अंजाम दे रहा है। लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि ड्रिलिंग के दौरान मशीन के सामने चट्टान आने की वजह से मशीन भी खराब हो सकती है, और इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने वहां कटर मशीन पहले ही बुला ली है, ताकि मशीन का कोई हिस्सा अगर फंसे तो उसे काट कर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस वक्त जिस मशीन से पहाड़ में छेद किया जा रहा है
वो सिर्फ 40 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। इसके बाद वहां बड़ी मशीन लगाई जाएगी जो 40 मीटर से आगे यानी और 46 मीटर की खुदाई कर मजदूरों तक पाइप से सुरंग बनाने का काम करेगी। लेकिन एक मशीन को हटाकर वहां दूसरी मशीन लगाने में कई घंटों का वक्त लग सकता है। जबकि सिलक्यारा की तरफ से यानी सामने की तरफ से मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम ने हाथों से खुदाई करने का प्लान तैयार किया और इसके लिए वहां रैट माइनर्स की एक टीम बुलाई गई। ये वो मजदूर हैं जो पाइप के जरिए अंदर जाकर हाथों से मलबे की खुदाई का काम करेंगे ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाई जा सके। सिलक्यारा की तरफ से टनल में करीब 12 मीटर की खुदाई का काम बाकी है और इस दूरी तक ड्रिल करने के लिए रेस्क्यू टीम ने हाथों से खुदाई करने का प्लान तैयार किया। इस काम को अंजाम देने के लिए रैट माइनर्स की एक टीम वहां बुलाई गई। संकरी जगहों में जाकर ड्रिल करने वाले मजदूरों को रैट माइनर्स कहते हैं। सिलक्यारा टनल के बाहर रैट माइनर्स की जो टीम पहुंची है उसमें 6 लोग शामिल हैं जो पाइप के अंदर जाकर मलबे में ड्रिल करेंगे। पाइप में घुसेंगे, मट्टी कच्ची गेंती से खुदेंगे। अच्छा, फिर उसको निकालेंगे बाहर, गड्डी पर रख के तसले बाहर निकलेगी, रस्सा से खींचेंगे। जानकारी के मुताबिक ये लोग 2-2 के ग्रुप में सुरंग में डाले गए पाइप में जाएंगे और बची हुई 12 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई को हाथों से अंजाम देंगे। बताया जा रहा है कि 12 मीटर की खुदाई के लिए इन मजदूरों को 20 से 22 घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक पाइप के अंदर जाकर हाथों से ड्रिलिंग का काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि रास्ते में जो सरिये और लोहे के पाइप हैं वो कितने मजबूत हैं। और अगर लोहा कम मोटा हुआ तो हाथों से ड्रिलिंग के काम में वक्त लगेगा, लेकिन अगर सरिया या फिर लोहे के पाइप मोटे और मलबे के अंदर गहराई में हुए तो उन्हें हटाने में कई दिनों का वक्त लग सकता है। खबर यह भी है कि सिलक्यारा की तरफ से जहां तक खुदाई हुई है उसके आगे सरिये का जाल है जिसे हटाने में रैट माइनर्स यानी सुरंग के अंदर हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। और इसी वजह से इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मजदूर कब तक सुरंग से बाहर निकलेंगे इस पर अटकने लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध लड़ने जैसा है। ड्रिलिंग के दौरान कब और कहां से मुसीबत आ जाए इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। हालांकि सिलक्यारा की ओर से हाथों से करीब 12 मीटर की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा टनल के ऊपर से भी पहाड़ में ड्रिल करके मजदूरों को निकालने के लिए पाइप से सुरंग बनाई जा रही है। और इस बीच रेस्क्यू टीम ने सेना की मदद से पाइप में फंसा ऑगर मशीन का करीब 14 मीटर लंबा हिस्सा निकाल लिया, जो सिलक्यारा की तरफ से 24 नवंबर की शाम को पाइप से बनाई जा रही सुरंग में फंस गया था। इस घटना से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका की ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन 3 दिन पहले मशीन के आगे सरिया आने से खुदाई का काम बंद हो गया था। जांच में पता चला कि अमेरिकी ऑगर मशीन का करीब 14 मीटर लंबा ब्लेड पाइप में फंस गया था। मशीन का यही हिस्सा खुदाई के दौरान आने वाली मिट्टी को पीछे की तरफ निकालता है। इसके बाद मशीन के इस हिस्से को निकालने के लिए हैदराबाद से लेजर और प्लाज्मा कटर मंगवाया गया। 26 नवंबर की शाम से मशीन के इस हिस्से को काटने का काम शुरू हुआ, जो पूरी रात चला। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पाइप की सुरंग से कई मजदूर मिलकर मशीन के ब्लेड को रस्सी की मदद से खींचते दिखाई दिए। हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। इस काम में सेना की भी मदद ली गई। बाद में कई घंटों की मेहनत के बाद प्लाज्मा कटर से ऑगर मशीन के ब्लेड को पाइप के अंदर से निकाल लिया गया। इसके अलावा पाइप में फंसे मशीन के दूसरे हिस्सों को भी काट कर अलग कर दिया गया। लेकिन खबर है कि उस पाइप से मशीन का हिस्सा निकालने से पहले ही रेस्क्यू टीम ने खुदाई का प्लान बदल दिया था, क्योंकि खुदाई के दौरान ऑगर ड्रिलिंग मशीन कई बार खराब हो चुकी थी। 23 नवंबर को तो एक नहीं बल्कि 3 बार मशीन में गड़बड़ी आई थी और इस वजह से कई घंटों तक ड्रिलिंग का काम रुक गया था। 16 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से पाइप डाला जा रहा था।
अमेरिकी ऑगर मशीन से मलबे में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई की जा रही थी। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली क्योंकि सुरंग के अंदर 60 मीटर के हिस्से में फैले मलबे में 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका था। मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 10 से 12 मीटर की दूरी और रह गई थी। लेकिन शुक्रवार 24 नवंबर की शाम को ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आने से मशीन का एक हिस्सा उसमें फंस गया। जब मशीन से ज्यादा दबाव डाला गया तो वो हिस्सा टूट गया। कुछ हिस्से को उसी वक्त निकाल लिया गया, लेकिन बड़ा हिस्सा वहीं अटक गया, जिसकी वजह से सिलक्यारा की तरफ से की जा रही ड्रिलिंग का काम रुक गया। मतलब मजदूरों तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई के जरिए पाइप डालने का काम फेल हो गया। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से छेद करना शुरू किया। लेकिन परेशानी सिर्फ मशीनों के खराब होने की नहीं है, बल्कि मौसम भी मजदूरों को निकालने के काम में बाधा बन सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए उत्तरकाशी और उसके आसपास के जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर 16 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों के साथ साथ रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बारिश में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ऊपर से पहाड़ में छेद करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मशीन खराब होने के साथ उस इलाके में जमीन खिसकने का भी खतरा मंडराने लगेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी समेत कई जिलों में अगले 3 दिनों के लिए बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से मौसम बना हुआ है उससे परेशानी सामने आ सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे जनपद में बादल छाए हुए। बारिश होने से वर्टिकल ड्रिलिंग के अलावा सिलक्यारा की तरफ से हाथों से की जा रही खुदाई भी बंद करनी पड़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश की वजह से टनल में और मलबा भी गिर सकता है। इससे रेस्क्यू टीम की मुसीबत बढ़ने के साथ सुरंग से बाहर निकलने की उम्मीद लगाए 41 मजदूरों का इंतजार लंबा हो सकता है। लेकिन इस बीच टनल के बाहर एक ऐसी घटना हुई जिसे आसपास के लोग चमत्कार मानने लगे। हुआ ये कि सिलक्यारा की तरफ से टनल के ठीक बाहर और बाबा बौखनाक मंदिर के पीछे पानी के रिसाव की वजह से एक ऐसी आकृति बनी जो भगवान शिव की प्रतिमा जैसी दिख रही थी। और इसी वजह से सुरंग के बाहर बनी ये आकृति चर्चा का विषय बन गई। इस आकृति को देखकर आसपास के लोग इसे चमत्कार मानने लगे, क्योंकि पानी के रिसाव से बनी भगवान शिव की आकृति कार्तिक पूर्णिमा के दिन और सोमवार को बनी। टनल के बाहर भगवान शिव की तरह दिखाई देने वाली इस आकृति के उभरने को लोग बेहद शुभ मान रहे हैं। ये हमारे साक्षात भोलेनाथ है। भोलेनाथ की आशीर्वाद से आज हमारे जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। पानी से बनी ये आकृति सुरंग के बाहर बाबा बौखनाक मंदिर के ठीक पीछे। लोगों के मुताबिक टनल के पास बाबा बौखनाक का मंदिर था, जिसे सुरंग बनाने के दौरान हटा दिया गया था। लेकिन सुरंग में मजदूरों के फंसने के बाद अधिकारियों ने फिर से टनल के बाहर बाबा का मंदिर बना दिया और इसी मंदिर के पीछे भगवान शिव की तरह दिखने वाली आकृति उभरी। और सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने का प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए सुरंग के अंदर 16 दिन से फंसे मजदूरों पर दिन रात नजर रखी जाएगी, क्योंकि टनल से मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग रुकने के बाद सुरंग के ऊपर से छेद बनाकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश है, लेकिन इस ऑपरेशन में आ रही अड़चनों की वजह से रेस्क्यू टीम की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि देश की 8 एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। खबर यह भी है कि मजदूरों पर दिन रात नजर रखने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने का प्लान तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की तरह सोचने वाला एक आधुनिक सॉफ्टवेयर है और इसकी मदद से सुरंग में फंसे मजदूरों के बर्ताव में होने वाले बदलाव पर 24 घंटे नजर रखने की तैयारी है। अगर कोई इंसान एक जगह बैठ जाता है या वो चीखने लगता है या रोने लगता है, तो खट से उसको हम लोग जो एआई सिस्टम होता है यहाँ पे अनयूजुअल बिहेवियर आएगा। मतलब तनाव की वजह से जैसे ही सुरंग में फंसे मजदूरों के बर्ताव में बदलाव आएगा, ये तकनीक पहले ही कमांड सेंटर को जानकारी दे देगी। इसके अलावा ये तकनीक ड्रिलिंग के दौरान सुरंग से निकलने वाली जहरीली गैस की भी जानकारी देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टनल में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देने की भी तैयारी की गई है। इस बीच एक शादी समारोह का वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये शादी न तो जमीन पर हुई न ही समंदर में किसी जहाज पर,
बल्कि ये शादी आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे एक निजी विमान में हुई और इसी वजह से उस शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और इस वीडियो में उस समारोह में शामिल हुए मेहमान सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उस निजी विमान में डांस करते नजर आए। वहां से सामने आए दूसरे वीडियो में विमान के अंदर शादी समारोह की सजावट दिखाई दी। खबर के मुताबिक भारतीय मूल के कारोबारी दिलीप पोपली ने अपना एक सपना पूरा करने के लिए अपनी बेटी की शादी उड़ते विमान में की और इस शादी में बोइंग 747 विमान का इस्तेमाल किया गया। इस समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन समेत सभी लोगों ने दुबई से ओमान तक 3 घंटे की यात्रा की और इस शादी को बेहद अनोखा बना दिया। 24 नवंबर को हुई शादी के इस वीडियो ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। सच से गर्दन बचाने से क्या फायदा, सच से गर्दन बचाने से क्या फायदा, ऐसे सर और शाने से क्या फायदा। सौबात की एक बात कही सूरज ने, हाथ सबके हैं मिर्चो नमक से भरे, जख्म अपने दिखाने से क्या फायदा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।